हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट शिफ्ट का जो जेईई मेन का पेपर है उसका केमिस्ट्री में फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जस्ट जो एग्जामिनेशन हॉल से बच्चे बाहर निकल के आए हैं उनकी मेमोरी पे बेस्ड हमने डेटा उनसे रिट्रीव किया है और इसमें जैसा बेस्ट पॉसिबल डेटा हम रिट्रीव कर पाए उस हिसाब से आपके सामने डिस्कशन किया जा रहा है बच्चों, जिसमें आगे एक्चुअल पेपर आने के बाद कुछ चेंजेस होना पॉसिबल होगा। तो बच्चों, ऑर्गेनिक के बाद फिजिकल में और इनऑर्गेनिक में हम 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आया, बच्चों ने बताया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैव मैक्सिमम डीडी स्प्लिटिंग, किस कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा डीडी स्प्लिटिंग होगी। बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि हर बच्चा जो मन लगा के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ता है वो जरूर उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है डीडी स्प्लिटिंग, लिगेंड की स्ट्रेंथ और इन सबको वो जाने। तो बच्चों, यहां पर आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिया हुआ है हमें, तो सभी आयरन बच्चों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सभी कॉम्प्लेक्स में है। तो मेटल के चार्ज पे जो स्प्लिटिंग का डिपेंडेंसी है वो नहीं है बच्चों। आयरन यहां भी +2 है, बी में भी +2 है, सी में भी +2 है, डी में भी +2 है। तो बच्चों, अब स्प्लिटिंग जो होगी डीडी स्प्लिटिंग वो किस बात पर डिपेंड करेगी? तो बच्चों, वो लिगेंड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऑर्डर को समझना और उसे याद करना। तो हम जानते हैं कि ये साइनाइड, NO नाइट्रोसिल और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। फिर नाइट्रोजन डोनर, देन ऑक्सीजन डोनर और हेलोजन और सल्फर जिसमें डोनर एटम हो वो काफी पीछे रहते हैं बच्चों लिस्ट में। तो इसमें साइनाइड सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है एज पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग करवा पाएगा। तो हाईएस्ट स्प्लिटिंग किसमें होगी बच्चों? साइनाइड वाले कॉम्प्लेक्स में। तो इसका आंसर आना चाहिए 1 या A। तो ये रहा बच्चों एक बढ़िया सिंपल क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे बेस्ड। और जैसा कि हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, उससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। बच्चों, दूसरा मैच दो कॉलम आया है एस ब्लॉक पे बेस्ड। एस ब्लॉक पे बेस्ड काफी सिंपल क्वेश्चन बच्चों हम देख पा रहे हैं। यहां पर हमें कुछ कॉलम में कंपाउंड दिए हुए हैं 1 कॉलम में और फिर उनका कॉमन नेम दिया हुआ है। और बच्चों, ये काफी सिंपल कैटेगरी के कॉमन नेम्स हमसे पूछे जा रहे हैं। तो देखो NaOH, हम सबको पता है NaOH जो है इसको क्या बोलते हैं हम? कास्टिक सोडा। तो ये हो गया कास्टिक सोडा। ये कैल्शियम सल्फेट डॉट ट्वाइस H2O सब बच्चों को याद होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है और उसे अगर हीट कर दें हम 120 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर तो वो एनहाइड्रस हो जाएगा। और एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? डेड और बर्न प्लास्टर। सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 H2O इज वॉशिंग सोडा। एंड अगेन आप देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है लाइम, और उसको पानी में हम अगर उसको रिएक्ट करा दें और हमारे पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइम। तो बच्चों, इस मैचिंग के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का सेकंड और बी का हो जाएगा बच्चों थर्ड, डेड और बर्न प्लास्टर। सी का हो गया हमारे पास वॉशिंग सोडा और डी का हो गया स्लैग्ड लाइम। तो बच्चों देखो किस तरीके से एक सिंपल क्वेश्चन हमारे सामने एस ब्लॉक से आया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, ये आपका पी ब्लॉक से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, या आप समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस्ड एक जनरल क्वेश्चन है। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन ब्रोमिक एसिड एंड पर ब्रोमिक एसिड। तो बच्चों, ब्रोमीन के या हेलोजन के 4 टाइप के ऑक्सी एसिड्स होते हैं हम जानते हैं, जो +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम इनकी नेमिंग सीखते हैं। तो बच्चों, जो आपका ब्रोमिक एसिड है वो हो जाएगा HbRO3 और पर ब्रोमिक एसिड हो जाएगा HbRO4। तो यहां पर हम ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम बेसिक रूल से भी, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल से इसको X एज्यूम करके बाकी सब हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट रखने। तो हाइड्रोजन के लिए 1 प्लस ब्रोमीन को हमने एज्यूम कर लिया X -2 फॉर ऑक्सीजन और काउंटिंग ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल या टोटल चार्ज गिवन ऑन द स्पीसीज। तो स्पीसीज तो न्यूट्रल है तो ये हो गया इक्वल टू 0। तो इससे बच्चों X की वैल्यू आती है 5। इसी तरीके से पर ब्रोमिक एसिड में आपके पास जो है हमने ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन एज्यूम कर लेना है Y, यहां क्योंकि X एज्यूम कर लिया और फिर सेम मेथड से कैलकुलेट करके Y इज इक्वल टू 7 आ गया और टोटल बच्चों इसका आ जाएगा आंसर 12 इंटीजर टाइप क्वेश्चन में। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट बेस्ड क्वेश्चन रहा।
नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं एसर्शन रीजन टाइप का एक क्वेश्चन बताया गया है हमें अपने स्टूडेंट्स द्वारा। तो एसर्शन में मैं पूछा हुआ था बच्चों कि हाइड्रोजन इज एन एनवायरमेंटल और इको फ्रेंडली फ्यूल। तो ये बच्चों बिल्कुल सही बात है कि हाइड्रोजन जो है वो जब इसका फ्यूल बर्न होगा तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा कंबशन प्रोडक्ट वो है वाटर, और जिससे कोई पोल्यूशन नहीं होता, और इसकी जो एनर्जी एफिशिएंसी है या जो फ्यूल वैल्यू है इसकी पर ग्राम में वो भी काफी हाई है। तो ये सबसे ज्यादा इसकी फ्यूल वैल्यू है पर ग्राम में, और इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। तो स्टेटमेंट तो सही हुआ। अब हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, तो अपने आप में ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का एलिमेंट है जिसका मास जो है 1 AMU होता है। बट इसके एनवायरमेंटल और इको फ्रेंडली होने का रीजन ये नहीं होगा क्योंकि ये लाइट है। तो इसका आंसर आना चाहिए बच्चों कि जो इसका एसर्शन है और रीजन है दोनों करेक्ट है इंडिपेंडेंटली, बट जो रीजन है वो करेक्ट तो है बट वो एसर्शन को एक्सप्लेन करने में कैपेबल नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चों इसका? बी या सेकेंड ऑप्शन। तो इस तरीके से ये बच्चों हाइड्रोजन पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया जो कि सीधा एनसीईआरटी पढ़ के भी इजीली सॉल्व किया जा सकता था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट Mn2O7। ये हम बोलेंगे कि डी ब्लॉक से आया हुआ बच्चों क्वेश्चन है। डी ब्लॉक में हम जब KMnO4 पढ़ते हैं और उसके ऊपर हीटिंग इफेक्ट वगैरह पढ़ते हैं या उसकी जब हम H2SO4 से रिएक्शन पढ़ते हैं तो यहां पर हमारे पास एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड बन के आया करता है Mn2O7। तो ये जो Mn2O7 है बच्चों उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके स्ट्रक्चर पे बेस्ड इट हैव कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ सही है हमें देखना है। तो इट हैज MnO-Mn लिंकेज, इसका मतलब इसमें एक ऑक्सो ब्रिज है। तो क्या ये बात सही है? तो ये सही बात है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि इसमें ऑक्सो लिंक है, इसमें डायरेक्ट Mn-Mn लिंक नहीं होता है। ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल अबाउट ईच मैग्नीज इन दिस स्ट्रक्चर, और ये बिल्कुल सही बात है। और ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, तो ये गलत बात हो गई। तो अब इसका हम स्ट्रक्चर बच्चों देख ले पहले किस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे पास है। तो बच्चों यहां हम देख सकते हैं कि मैग्नीज की वैलेंसी यहां पर 7 है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी 7 है। डी ब्लॉक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैग्नीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीजन के साथ इजीली कंपाउंड बनाता है। तो यहां +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो हमारा स्टेरिक नंबर आ रहा है बच्चों यहां पर, तो स्टेरिक नंबर हम निकालेंगे तो क्या आएगा 4 + 0 = 4। इसका मतलब यहां पर सिग्मा बॉन्ड 4 है, सिग्मा बॉन्ड बच्चों 4 बने हुए हैं, और लोन पेयर जो है यहाँ पे बच्चों 0 है। तो इसको ऐड करके हम निकाल लेते हैं स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर पे बेस्ड हम इसका हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे sp3 और sp3, या फिर अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अकॉर्डिंग चलें तो इसका D0 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D0 के अकॉर्डिंग इसको होना चाहिए D3s, और उसके अकॉर्डिंग भी इसका ज्योमेट्री क्या होना चाहिए बच्चों? टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमें दोनों का देखने को मिल रहा है। और बच्चों ये देखिए एक ऑक्सो लिंक यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस ऑक्सो लिंक की वजह से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो रहे हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो रहा है, ऑक्सो ब्रिज है, देन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? A and C। तो A and C हमें दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, तो इसका आंसर हम यहाँ पर रख रहे हैं 1। तो बच्चों ये मेमोरी बेस्ड जो बेस्ट पॉसिबल हमें इंफॉर्मेशन मिल पा रही है उसको आपके साथ शेयर किया जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर बना रहे हैं 1, और ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल यहाँ पर ज्योमेट्री हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डबल सॉल्ट्स। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में या अपने इंस्टीट्यूट की शीट में स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 पेजेस में यही बताया गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो डबल सॉल्ट्स आर जस्ट मिक्सचर ऑफ 2 salts which are crystallized together in solid form। तो बच्चों कौन कौन डबल सॉल्ट है? तो ये है बच्चों पोटाश एलम, ये एक डबल सॉल्ट है, पोटाश एलम, एलम सारे डबल सॉल्ट होते हैं बच्चों। और ये कार्नालाइट है, इसमें 2 सॉल्ट है बच्चों, KCl MgCl2, और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो ये भी डबल सॉल्ट है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें रिट्रीव हो पा रही है, 2 ही कंपाउंड हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन बन जाएंगे, और इसमें हम दोनों को कहेंगे डबल सॉल्ट है। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन, दैट इज 1 and 2 बोथ। तो ये रहा बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इनिशियल थ्योरी पे बेस्ड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बच्चों डबल सॉल्ट्स को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो सारे ऑल पॉसिबल आयंस हमें मिल जाते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन हमारा बच्चों ने बताया है
कि FeCl3 की रिएक्शन K4FeCN6 से दिया हुआ था और उस पर पूछा हुआ था कि क्या प्रोडक्ट बन के आ रहा है, तो उसका जो प्रोडक्ट बन के आएगा बच्चों वो तो हमें पता है, इसका प्रोडक्ट ये है Fe+3 मतलब फेरिक आयन, और इस K4FeCN6 में आयरन है +2 स्टेट में, ये फेरस आयन है। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो बच्चों प्रशियन ब्लू बन के आता है। प्रशियन ब्लू जो होता है फेरी फेरोसाइनाइड, और वो जो है वो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है Fe4FeCN6(3), तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलता है वो ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का कंपाउंड होता है पर्शियन ब्लू। तो आयरन का ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस में टेस्ट होता है, काफी फेमस टेस्ट होता है। तो पर्शियन ब्लू के क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पूछे जाते हैं, तो ये एक फेमस कंपाउंड पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको हम इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में, मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में ले सकते हैं। कहां से आया? क्वालिटेटिव एनालिसिस के सेक्शन से आया। डेंसिटी ऑफ 3m बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन एक अपना न्यूमेरिकल मिल रहा है, और ये किस पे बेस्ड है? ये कंसंट्रेशन टर्म पे बेस्ड है, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट में। तो डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो बच्चों NaCl को घोला गया है और उसकी डेंसिटी दे रखी है पानी की डेंसिटी के इक्वल 1 ग्राम पर ml, और कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 3 मोल पर लीटर। मोलालिटी इसका हमको कैलकुलेट करना है, और उसे बोला गया है अगर ये x × 10⁻² मोल पर kg एज्यूम करेंगे तो बताइए x की वैल्यू क्या है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं इसकी कैलकुलेशन को देखते हुए। तो देखो, अब अगर हम एज्यूम करें कि 1 लीटर हम सॉल्यूशन लेते हैं, तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हमें मिल रहा है एज पर जो मोलरिटी गिवन है 3 मोल सॉल्यूट। तो इसका जो मोलर मास होता है बच्चों NaCl का पता है सबको, ऐड कर लेंगे 58.5 ग्राम पर मोल होता है। अब 3 मोल का मास हो जाएगा बच्चों 175.5 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर आप निकालेंगे तो डेंसिटी यूज करेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा आपका 1000 ग्राम। अब इस सॉल्यूशन के वेट में आप सॉल्यूट का वेट सब्सट्रैक्ट कर दें तो आपके पास मिलेगा बच्चों सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट का मास आ रहा है 824.5 ग्राम। नाउ मोलालिटी निकालने के लिए हम रेडी हैं, क्योंकि अगर इसको केजी में लिख दें तो ये हो जाएगा 0.8245 kg, 8245 kg। तो बच्चों मोलालिटी में क्या चाहिए? मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी से डिवाइड कर देंगे। बच्चों 3 मोल सॉल्यूट था और जितना सॉल्वेंट था वो हमने ऑब्टेन कर लिया, तो हमारे पास है वो 0.8245 kg, और इसको डिवाइड करके बच्चों हमें वैल्यू मिलती है 3 से थोड़ा बड़ा आंसर आएगा 3.64। अगर हम गिवन जो अपने सिस्टम है उसमें अगर इसको अरेंज कर लें, दैट इज 10⁻⁻² पावर लेके आए तो ये हो जाएगा 364। तो जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है बच्चों से उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा 364। तो बच्चों ये मोल कॉन्सेप्ट में मोलालिटी पर बेस्ड एक सिंपल या मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन रहेगा, टफ की कैटेगरी में नहीं जाएगा बच्चों। अब एक स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बच्चों। S1 ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन आर एक्सप्लोजिव। ये जो क्वेश्चन है इसका स्टेटमेंट कहता है कि क्लोरीन के ऑक्साइड जो होते हैं वो एक्सप्लोजिव नेचर के हैं। तो बच्चों ये स्टेटमेंट तो सही है, अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें क्लियरली लिखा है कि क्लोरीन के ऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं, ब्लीचिंग एजेंट होते हैं और एक्सप्लोजिव नेचर के भी होते हैं। तगड़े ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में ये यूज किए जाते हैं बच्चों, पेपर पल्प की ब्लीचिंग में, क्लोथ्स की ब्लीचिंग में, इनमें सब में यूज किए जाते हैं और एक्सप्लोजिव भी होते हैं बच्चों अनस्टेबिलिटी की वजह से। अब जो दूसरा स्टेटमेंट है वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है अभी, बट फिर भी जैसा बच्चों ने बताया लिखे हैं, तो रिएक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड ऑन रिएक्टिविटी विद इट्स रिएक्टिविटी विद क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। क्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो होगी उसमें जो रिएक्टिविटी आएगी वो उस पर डिपेंड करेगी। तो बच्चों ये एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, ये स्टेटमेंट तो नहीं होगा, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड ऑन रिएक्टिविटी विद क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो बच्चों ये तो मेटल्स के लिए तो सही हो जाएगा, बट नॉन मेटल के लिए तो ये बात जरूरी नहीं एकदम एग्जैक्टली फिट हो पाए। तो इसलिए बच्चों ये जो है अपना दूसरा स्टेटमेंट अभी के लिए हम गलत मान रहे हैं, अभी क्लियर भी नहीं है, बच्चों से क्लियर मिल नहीं रहा है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट जो था इसका वो बिल्कुल सही है एज पर एनसीईआरटी। तो इसका आंसर अभी हम रख रहे हैं जो थर्ड ऑप्शन रहा होगा इसमें
स्टेटमेंट वाले में S1 is correct and S2 is incorrect. It will be correct only for in case of metals and certain elements. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों हमें मिल रहा है वो है एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जंप टू ए हायर एनर्जी लेवल। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में है और 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बच्चों को क्लास में याद करवाया जाता है एनर्जी डिफरेंस 1 और 2 का, 1 और 3 का एंड 1 और 4 का। तो बच्चों 1 एंड 4 का एनर्जी डिफरेंस है, तो जो बच्चे क्लास में इसको याद करके उनके लिए तो वर्बली क्वेश्चन है, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट एंड फोर्थ एनर्जी लेवल का डिफरेंस है। बट फिर भी सॉल्व कैसे करना है, तो इतनी एनर्जी लेकर ये हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है बच्चों। अब ऑर्बिट नंबर ऑफ फाइनल स्टेट हमें निकालना है, तो हमें एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो एक्चुअली क्या होता है, वैसे अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो हाइड्रोजन एटम में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है फर्स्ट ऑर्बिट में, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड -0.85 अप्रॉक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों इन दोनों का डिफरेंस आता है एग्जैक्टली 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों देखिए किस तरीके से इसे सॉल्व करना है हमें, तो इसे सॉल्व करना होगा हमें, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे एनर्जी डिफरेंस का। देखो एनर्जी डिफरेंस कितना दिया हुआ है 12.75, और जो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो 13.6 Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर इनिशियल स्टेट -1/N2 स्क्वायर जो इसकी फाइनल स्टेट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट कैंसिल हो जाएगा बच्चों। हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू क्या डलेगी बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ 12.75 इसे सॉल्व कर लें, इन फर्स्ट ऑर्बिट था तो 1 का स्क्वायर, और जो फाइनल स्टेट है वो हमने ले लिया n, तो n की वैल्यू क्या जा रही है बच्चों 4। तो बहुत ही सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बेस्ड ये क्वेश्चन रहा है।